बढ़ नहीं रही है। नमस्कार, मैं हूं अनुपम शर्मा और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार का खास प्रोग्राम ग्लोबल फ्रंटलाइन। आज की खबरें सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं है, बल्कि बदलती दुनिया का संकेत है। एक तरफ विज्ञान और तकनीक इंसानी जीवन को नई दिशा दे रही है, बीमारियों का इलाज, भविष्य की चिकित्सा और अंतरिक्ष की चुनौतियां, तो दूसरी तरफ सड़कों पर उतरे लोग, जंग के हालात और वैश्विक राजनीति में बढ़ता तनाव दुनिया की स्थिरता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज के इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे विज्ञान की बड़ी छलांग, अंतरिक्ष से आई चेतावनी और सत्ता के खिलाफ उठती वो आवाजें जो आने वाले कल की तस्वीर तय करेंगी। इन सब पर करेंगे विस्तार से चर्चा। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ईरानी लोगों के साथ हो रहे अत्याचार पर भड़के निर्वासित क्राउन प्रिंस, इंटरनेट ब्लैकआउट का किया विरोध, जताया ट्रंप का आभार। स्पेस स्टेशन पर खराब हुई एस्ट्रोनॉट की तबीयत, नासा को पहली बार लेना पड़ा ये फैसला। ईरान में सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर प्रदर्शन, देश के 50 शहरों में विरोध प्रदर्शन पहुंच गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ईरान को चेतावनी दी है। जयशंकर ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की, दिया पीएम को मोदी को संदेश। ट्रंप ने दी कब्जे की धमकी तो एक्टिव हुए डेनमार्क, ग्रीनलैंड के दूत। अब खबरें विस्तार से। ईरान में सरकार के विरोधी प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। ईरान में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने सरकार की सख्ती का विरोध किया है। ईरानी सरकार ने प्रदर्शनों को दबाने के लिए पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया है, टेलीफोन लाइनें काट दी गई हैं और यहां तक कि सैटेलाइट सिग्नल जाम करने की कोशिश की गई है। रजा पहलवी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि लाखों ईरानी लोगों ने अपनी आज़ादी की मांग की है, लेकिन शासन ने इसके जवाब में सभी संचार माध्यमों को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने शासन को जवाबदेह ठहराने का वादा दोहराया। साथ ही उन्होंने यूरोपीय नेताओं से अपील की है कि वो ट्रंप के कदम पर चलें, चुप्पी तोड़ें और ईरानी लोगों का मजबूती से समर्थन करें। अमेरिकी की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक दुर्लभ फैसला लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर चल रही एक मिशन को जल्दी खत्म करने का ऐलान किया है। नासा ने कहा कि एक अंतरिक्ष यात्री की स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण यह फैसला लेना पड़ा। स्पेस एजेंसी ने गुरुवार को बताया कि अमेरिका, जापान, रूस के 4 अंतरिक्ष यात्रियों की टीम अब तय किए गए प्लान से पहले ही अगले कुछ दिनों में पृथ्वी पर लौट आएगी। इस स्वास्थ्य समस्या की वजह से नासा ने नए साल की पहली स्पेस वॉक को भी रद्द कर दिया है। नासा ने मरीज की निजता का हवाला देते हुए प्रभावित अंतरिक्ष यात्री का नाम या बीमारी का विवरण नहीं बताया। हालांकि नासा ने साफ किया कि अंतरिक्ष यात्री अब स्थिर स्थिति में है। एजेंसी के मुख्य स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जेम्स पोल्क ने कहा कि यह कोई आपात स्थिति नहीं है, लेकिन हम अंतरिक्ष यात्री की सुरक्षा के लिए सतर्कता बरत रहे हैं। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष स्टेशन से यह नासा का यह पहला मेडिकल एग्जिट होगा। हालांकि पहले दांत दर्द या कान के दर्द जैसी छोटी समस्याओं का इलाज स्टेशन पर ही किया गया है। पृथ्वी पर लौट रही 4 सदस्यीय टीम स्पेस एक्स के यान से अगस्त में अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची थी और उसकी वहां कम से कम 6 महीने रहने की योजना थी। टीम में नासा के जीना कार्डमैन और माइक फिंके, जापान के किमिया यूई तथा रूस के ओलेग बिलातोनोव में शामिल हैं। फिंके और कार्डमैन को स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्स्ट्रा बिजली प्रदान करने वाले नए सोलर पैनल की तैयारी करनी थी। यह फिंके का अंतरिक्ष स्टेशन का 4था दौरा है, जबकि यूई का दूसरा दौरा है। कार्डमैन और प्लातोनोव पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर गए हैं। यूक्रेनी राजधानी कीव पर हुए रूसी ड्रोन हमलों से 4 लोगों की मौत हो गई। 19 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इन हमलों के दौरान कई इमारतों में आग लग गई और संपत्ति को भी व्यापक नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि हमलों का मुख्य निशाना नीपर नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित 2 अपार्टमेंट थे। इसी दिन पहले शहर में एक केंद्रीय जिले में एक ऊंची इमारत भी रूसी हमले में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। हमलों के बाद पूरे देश में हवाई हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि कीव में ड्रोन हमलों के बाद 3 घंटे से अधिक समय में सतर्कता बरती गई है।
अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में एक आपातकालीन चिकित्सा कर्मी भी शामिल थे, जो लगातार 2 ड्रोन हमलों से प्रभावित अपार्टमेंट में कार्यों के लिए राहत पहुंचा रहे थे। इस घटना ने पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति में नागरिकों और राहत कर्मियों की सुरक्षा के लिए बढ़ते खतरों को उजागर किया है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वर्तमान में फ्रांस के दौरे पर हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गर्मजोशी भरी शुभकामनाएं व्यक्त की। यह मुलाकात भारत फ्रांस के बीच मजबूत रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने फ्रांस के राजदूतों के सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित भी किया था। मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए विदेश मंत्री एक्स पर लिखा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार्दिक शुभकामनाएं पहुंचाई। समकालीन वैश्विक परिवर्तनों पर उनकी गहरी समझ और भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के प्रति उनकी सकारात्मक भावनाओं की मैं बहुत सराहना करता हूं। जयशंकर ने पेरिस में फ्रांस के राजदूतों के सम्मेलन को भी संबोधित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जयशंकर ने कहा कि इस अवसर पर उन्होंने व्यापार, वित्तीय, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और संसाधन और संपर्क से प्रेरित समकालीन वैश्विक परिवर्तनों पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि इन परिवर्तनों के लिए मानसिकता में बदलाव एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। विदेश मंत्री ने बहुध्रुवता और रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ावा देते हुए भारत फ्रांस साझेदारी के महत्व को भी रेखांकित किया। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, पिछले साल हमने पेरिस से AI एक्शन समिट का आयोजन किया था, जिसमें पूरी दुनिया शामिल हुई। इस समिट की सह अध्यक्षता हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर की थी। हमने AI पर महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है और भारत के साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता भी तैयार किया है, जो नवाचार पर भरोसा रखता है और साथ ही निष्पक्ष एवं संतुलित नियमन रेगुलेशन को भी बढ़ावा देता है। अब अगले महीने में इन प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत की यात्रा पर जा रहा हूं। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कही है। ट्रंप के इस बयान के बाद वॉशिंगटन में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के दूतों ने अमेरिकी सांसदों के साथ साथ ट्रंप प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात शुरू कर दी है। डेनमार्क के राजदूत जेस्पर मोलर सोरेसन और वॉशिंगटन में ग्रीनलैंड के मुख्य प्रतिनिधि जैकब ने व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अधिकारियों से मुलाकात की, ताकि ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए ट्रंप के नए सिरे से किए जा रहे प्रयास पर चर्चा की जा सके। डेनिश सरकार के अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बात की है कि व्हाइट हाउस ने बैठक के बारे में टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया। दूतों ने इस सप्ताह अमेरिकी सांसदों के साथ कई बैठकें भी की हैं, क्योंकि वो ट्रंप को अपनी धमकी से पीछे हटने के लिए मानने में मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के अगले सप्ताह डेनिश अधिकारियों से मिलने की उम्मीद है। ट्रंप ने गुरुवार को प्रकाशित न्यूयॉर्क टाइम्स के एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें ग्रीनलैंड के पूरे हिस्से पर कब्जा करना होगा, न कि सिर्फ एक लंबे समय से चली आ रही संधि का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है स्वामी तत्व आपको वह चीज देता है जो आप पट्टे या संधि से नहीं कर सकते। स्वामी तत्व आपको ऐसी चीजें और तत्व देता है जो आप सिर्फ एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके प्राप्त नहीं कर सकते। ट्रंप ने अखबार से कहा कि अमेरिका 1991 की एक संधि का पक्षकार है, जो उसे डेनमार्क और ग्रीनलैंड की सहमति से वहां सैन्य अड्डे स्थापित करने का व्यापक अधिकार देता है। अमेरिकी राजनीति में इन दिनों हर सुबह एक नया झटका है। हर झटके के केंद्र में एक ही नाम है, डोनाल्ड ट्रंप। डे बाई डे ट्रंप के बयान सिर्फ सुर्खियां नहीं बन रहे, बल्कि दुनिया की व्यवस्था बदलते जा रहे हैं। कभी जलवायु समझौता धोखा बताया जाता है, तो कभी WHO पर सवाल उठाते हैं, और अब एक साथ 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकालने का ऐलान। कल तक जो अमेरिका संयुक्त राष्ट्र जलवायु और स्वास्थ्य नीतियों का नेतृत्व कर रहा था, आज वही अमेरिका कह रहा है जो हमारे हित में नहीं, उससे हमारा कोई नाता नहीं। इन फैसलों की फेरियत लंबी होती जा रही है। UN की एजेंसियां, WHO, जलवायु मंच और यहां तक कि भारत की पहल से बना इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि ट्रंप क्या कह रहे हैं, सवाल यह है कि उनके हर बयान के बाद दुनिया क्यों बदलती दिख रही है। क्या यह सोची समझी रणनीति है, या फिर अमेरिका को वैश्विक मंच से अलग थलग करने की पटकथा? आज की रिपोर्ट में हम दिखाएंगे कि ट्रंप के दिन प्रतिदिन बदलते फैसले और उनके दिमागी वैश्विक असर। अमेरिकी राजनीति में इन दिनों हर सुबह एक नया झटका है।
ईरान की सड़कों पर इस वक्त नारे नहीं गूंज रहे, सत्ता खुली चुनौती जीत दी जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी और टैक्स बम ने जनता का सब्र तोड़ दिया है। 13 दिनों से जल रहा ईरान अब 100 से ज्यादा शहरों में उबाल पर है। तेहरान एयरपोर्ट बंद है, इंटरनेट फोन सेवाएं ठप हैं और सड़कों पर उठ रहा है एक ही सवाल, क्या 47 साल पुरानी इस्लामिक हुकूमत अब आखिरी सांस गिन रही है? ईरान में महंगाई के खिलाफ शुरू हुआ गुस्सा अब खुले विद्रोह में बदल चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन फैल चुके हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सड़कों पर आगजनी, बैरिकेडिंग और नारे, खामेनेई को मौत, इस्लामिक रिपब्लिक का अंत। हिंसा में अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 8 बच्चे शामिल हैं, और एक पुलिसकर्मी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और 2270 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। ईरान में हालात बेकाबू होते ही सरकार ने पूरे देश का इंटरनेट और फोन नेटवर्क बंद कर दिया। तेहरान एयरपोर्ट सील, सेना अलर्ट पर। नेट ब्लॉक्स ने इसे हिंसक दमन की तैयारी बताया। हालांकि कुछ वीडियो अब भी सामने आ रहे हैं, स्टारलिंक के जरिए। प्रदर्शन और तेज हुए जब निर्वासित युवराज रजा पहलवी ने लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील की। नारे लगे, यह आखिरी लड़ाई है, शाह पहलवी लौटेंगे। युवाओं और जेनजेड का मानना है, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक विकल्प अब सिर्फ पहलवी हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुली धमकी, अगर प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। ट्रंप का बयान, हम उन्हें बहुत जोरदार तरीके से निशाना बनाएंगे। इस विद्रोह की जड़ है आर्थिक तबाही। ईरानी रियाल दिसंबर 2025 में गिरकर 1.45 मिलियन प्रति डॉलर के ऐतिहासिक निचले स्तर पर। खाने पीने की चीजें 72% महंगी, दवाइयां 50% तक महंगी। ऊपर से 2026 बजट में 62% टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद अयातुल्ला खुमैनी और फिर अयातुल्ला अली खामेनेई, जो 37 साल से सत्ता में हैं, अब 47 साल बाद जनता कह रही है, बस बहुत हो चुका। ईरान की अर्थव्यवस्था तेल पर टिकी है। 2025 में व्यापार घाटा 15 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। तेल का 90% निर्यात चीन को, लेकिन प्रतिबंधों ने कमर तोड़ दी। जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 0.3%। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपीय देशों को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों को गंभीरता से लेने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय नेताओं और अन्य सभी पक्षों को अमेरिका के राष्ट्रपति के बयानों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वेंस ने कहा कि ग्रीनलैंड केवल अमेरिका की मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कुछ शत्रु देश उस क्षेत्र में लगातार बढ़ती दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिससे वैश्विक सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। ऐसे में अमेरिका अपने यूरोपीय सहयोगियों से अपेक्षा करता है कि वे ग्रीनलैंड की सुरक्षा को कहीं अधिक गंभीरता से लें। वेंस ने चेतावनी दी कि यदि यूरोप इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाता है तो अमेरिका को खुद कुछ कार्रवाई करनी पड़ सकती है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका इस मुद्दे पर अपने यूरोपीय साझेदार के साथ कूटनीतिक बातचीत जारी रखेगा और आगे की किसी भी कार्रवाई का निर्णय राष्ट्रपति ट्रंप पर छोड़ा जाएगा। वेनेजुएला अमेरिका पत्रकार का दावा है कि मादुरो की गिरफ्तारी एक निर्णायक मोड़ है। ट्रंप के साहसिक कदम का समर्थन करती एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में वेनेजुएला अमेरिकी पत्रकार जर्मेनिया रोड्रिग्स पोलियो कहती हैं, हम 26 वर्षों से एक क्रूर तानाशाही के अधीन रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कोई परवाह ही नहीं की। निकोलस मादुरो और सिलिया फ्लोरेंस की गिरफ्तारी और उन्हें अमेरिका ले जाते देखकर वेनेजुएला के लोग बेहद खुश थे। एक अमेरिका के तौर पर एक शानदार अभियान था। हम 8 मिलियन अप्रवासी जिन्हें भागना पड़ा अभी भी वापस नहीं लौट पा रहे हैं। ट्रंप प्रशासन द्वारा काम पूरा होते ही पश्चिमी गोलार्ध में सुरक्षा बहाल हो जाएगी। रूस, चीन और ईरान को वेनेजुएला से बाहर निकाल दिया जाएगा और उम्मीद है कि क्यूबा के लोग भी अंततः कास्त्रो के उस कम्युनिस्ट कैंसर से मुक्त हो जाएंगे जिसने लगभग 80 साल पहले पश्चिमी गोलार्ध को अपनी चपेट में लिया था। अब खबर ज्ञान विज्ञान से। विज्ञान और चिकित्सा की बड़ी छलांग। विज्ञान ने आने वाले कल की झलक
आज दिखाती है। स्टैनफोर्ड के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा एआई विकसित किया है जो सिर्फ एक रात की नींद के डेटा से भविष्य की बीमारियों का अंदाजा लगा सकता है। जी हाँ, जीन थेरेपी के जरिए सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी का सफल इलाज हुआ है। यह चिकित्सा इतिहास में मील का पत्थर माना जा रहा है। भारत में पहली बार 3D किडनी ट्रांसप्लांट की सफलता ने अंगों की कमी की समस्या पर नई उम्मीद जगाई है। वहीं पैनक्रियाटिक कैंसर के लिए आरएनए ने वैक्सीन ने सर्जरी के बाद कैंसर दोबारा लौटने के खतरे को कम किया है। और ऑक्टोपस की तरह रंग बदलने वाली सिंथेटिक स्किन रोबोटिक्स और भविष्य की डिस्प्ले तकनीक को पूरी तरह बदलने जा रही है। आज की खबरें यही बताती हैं, दुनिया एक साथ दो रास्तों पर चल रही है, जहां विज्ञान और तकनीकी इंसानी जिंदगी को बचाने को और बेहतर बनाने की कोशिश में है। वहीं दूसरी ओर संघर्ष, असंतोष और सत्ता की राजनीति वैश्विक संतुलन को चुनौती दे रही है। सवाल यही है, क्या खोजें और संवाद दुनिया को स्थिरता की ओर ले जाएंगी या टकराव और टकराहट आने वाले कल की पहचान बनेगी। खबरों में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, मैं अनुपम शर्मा। आप देख रहे थे ग्लोबल फ्रंटलाइन। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.